Before we begin, this is my brief introduction. I am Neeraj Arora, a teacher by passion, a chartered accountant by training. Subjects I love, actually I am teaching these subjects to CIPCC, which is popularly known as CENTER, Taxation, Auditing and Assurance, Strategic Management. I believe in edutainment. बच्चों को क्यों बोर करना, थोड़ा हंसाते हैं, थोड़ा मोटिवेट करते हैं और खूब सारा पढ़ाते हैं, बच्चे अपने आप इंटरेस्टेड हो जाते हैं. I just love YouTube and these are my marks in CIPCC and final and other qualifications, MCOM, LLB, MB Finance, and I have also completed a post qualification course in indirect taxes conducted by ICAI. And yes, do give this video a thumbs up, it really motivates me, and please subscribe the channel for more such videos. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर पीजीबीपी के बारे में। पीजीबीपी की रिवीजन करेंगे, सुपर फास्ट रिवीजन होगी सर। मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं यहाँ पे कुछ समझाने वाला हूँ आपको, मैं बस आपको जल्दी जल्दी पूरा चैप्टर गो थ्रू करवा दूंगा, ये बात पक्की है। सारे सेक्शन बता दूंगा और साथ ही साथ सर आपको पीजीबीपी के अंदर हीरो बना दूंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बट एक मेरी कंडीशन है कि सर आप लोगों ने अगर पहले से स्टडी कर रखी होगी तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर पहले से आपने पढ़ाई नहीं करी तो सर आपको ये वीडियो बैकफायर कर सकती है। राइट सर, ज़रूर पहले से पढ़ के आएँ तभी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, अदरवाइज़ आपको इसका नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो पीजीबी में सर हम लोग काफ़ी सारी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँ कि सर हमारी जो जितनी भी वीडियोज़ हैं प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्मेट पे अवेलेबल है edu91.in के अंदर, और वहाँ पे जाके आप लोग सर इस पर सारी वीडियोस को एक सिस्टमेटिक मैनर में देख सकते हैं। राइट, वीडियो की स्पीड रहने वाली है सर फास्ट, जिस तरीके से मैं अभी बोल रहा हूँ देखिए बहुत तेज़ तरीके से, उसी तरीके से मैं पूरी वीडियो में बोलूँगा। तो आप प्लीज़ पहले एक बार पूरा पीजीबी पढ़ें, तभी इस बात को सुने, तभी इन चीज़ों को सुने। राइट, पहले मैं आपको जल्दी से दो बेकार के सेक्शन बताता हूँ जिनका आईपीसी लेवल पर बहुत ज़्यादा इंप्लीकेशन नहीं है। सेक्शन 28 और सेक्शन 145। सेक्शन 28 इज द चार्जिंग सेक्शन एंड सेक्शन 145 इज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। हम इस पर कोई डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। अब बच्चों आगे चलते हैं और मैं सबसे पहले सेक्शन आप लोगों के साथ उठाता हूँ डिस्कस करने के लिए, वो है हमारा सेक्शन नंबर 37। सेक्शन 37 सर डील करता है हमारा जनरल डिडक्शन से। सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 टू बी वेरी स्पेसिफिक हम लोग पढ़ेंगे। सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 बोलता है कि सर अगर आपका कोई भी खर्चा हुआ है बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हुआ है, कैपिटल नेचर का नहीं है और स्पेसिफिकली 32-36 में, सेक्शन 32-36 में कवर नहीं हो रहा, तो उसकी डिडक्शन आप कहाँ ले सकते हैं? सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। राइट, एक बात यहाँ पे रखिएगा, पीजीबी में रिजर्व्स और प्रोविजन की डिडक्शन नहीं मिलती अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो एक दो जगह जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि सर कहाँ पे आपको रिजर्व की डिडक्शन मिलती है। राइट, पीजीबी के बच्चों अगर मैं मेन ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो एक ही ऑब्जेक्टिव है पीजीबी में हम लोगों ने निकालनी है इनकम। इनकम का बेसिक फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, रेवेन्यू माइनस वॉट एक्सपेंसेस। अब रेवेन्यू का एक्सपेंस क्या है सर, ये डील करेगा सर हमारा पीजीबी का चैप्टर, यही बताता है कि रेवेन्यू किसको मानना है और एक्सपेंस किसको मानना है। गवर्नमेंट का जो ज़्यादातर फोकस है सर वो है इस समय किसके ऊपर? रेवेन्यू के ऊपर, एक्सपेंस के ऊपर गवर्नमेंट पूरा फोकस लगा के बैठी एक्सपेंडिचर के ऊपर, क्योंकि एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। आइए अब बच्चों मैं आपको दो एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, और दोनों ही एक्सप्लेनेशन को हम बहुत आराम से कर जाएंगे। दिस इज एक्सप्लेनेशन 1, दिस इज एक्सप्लेनेशन नंबर 2। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 सेज दैट सर कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आपने इनकर किया है फॉर एनी एक्टिविटी विच इज़ एन ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ। सर मैं शॉर्ट कोड में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सर मुझे बहुत जल्दी आपको पढ़ाना है। कोई भी एक्सपेंस अगर आपने किया है फॉर एनी एक्टिविटी विच इज़ एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ, तो सर वो आपको एक्सपेंडिचर जो है वो अलाउ नहीं होगा। सो बेसिकली ब्रीच ऑफ लॉ के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया तो वो आपको यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। बट याद रखिएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है तो वो आपको अलाउ हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बोलता है कि सर अगर आपने सीएसआर पे भी खर्चा किया, मैंडेटरी सीएसआर है सर आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, अगर आपने सीएसआर पे कोई एक्सपेंडिचर किया तो सर जो आपने सीएसआर पे एक्सपेंडिचर किया है वो आपको अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, वो सबसेक्शन 1 आपको अलाउ नहीं होगा। राइट, इसी के साथ बच्चों मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन पे ले चलता हूँ अपने, और वो है सर हमारे पास सेक्शन नंबर 37 का सेक्शन सबसेक्शन 2B। सेक्शन 37 2B हमारे लिए बोलता है कि सर आपने अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैगजीन में या न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट दी है तो दैट अमाउंट शैल बी क्लियरली डिसअलाउड। अब इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा, ये तो इन्होंने डिसअलाउ कर दिया, लेकिन सर अगर आपने किसी नॉर्मल न्यूज़पेपर के अंदर आपने कोई एडवर्टीजमेंट दी है तो वो आपको अलाउड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी ऐड दी नीरज अरोड़ा क्लासेस की टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो वो मुझे अलाउड होगी एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। राइट, अच्छा जी, अब चलते हैं आगे और सर देखने की कोशिश करते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 30। याद रखिएगा अभी तक हमने कौन सा सेक्शन देखा? सेक्शन 37 देखा, सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 देखा, सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 की एक्सप्लेनेशन 1 देखी, एक्सप्लेनेशन 2 देखी, और सेक्शन 37 सबसेक्शन 2B देखा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 जो बोलता है वो बोलता है कि सर आपको बिल्डिंग से रिलेटेड रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर्स
एंड इंश्योरेंस एक्सेट्रा, इन सब की डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 30, राइट। अगर अपनी बिल्डिंग अपने बिजनेस के लिए यूज़ करें तो आप नोशनल रेंट जो है वो डेबिट नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगर आपके पास रेंट पे है तो ही आप रेंट डेबिट कर सकते हैं। रेंट पे होने के बावजूद भी अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो सर उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगी, ना कि वो आपको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड होगा। इस बात को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है सर। आगे चलते हैं सर और देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 डील करता है रिपेयर और इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी से। याद रखिएगा, बिल्डिंग का रेंट दिया तो 30, लेकिन अगर मशीनरी का रेंट दिया तो 31 नहीं लगेगा, सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 लगेगा। बिल्डिंग का रिपेयर दिया तो 31, बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया तो 31, बिल्डिंग एक्वायर करी तो 31 नहीं है सर, फिर तो डिप्रिसिएशन मिलेगी अंडर सेक्शन 32, राइट। तो गाइस यहाँ पे हमने 3 सेक्शन रिवाइज कर लिए। देखिए क्या रिवाइज कर लिए, 37 सब सेक्शन 1 एक्सप्रेशन 2, 37 सब सेक्शन 2B 30 और 31। अब गाइस हम लोग अगला सेक्शन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बहुत ही बढ़िया सेक्शन 36। बहुत सारे एक्सपेंडिचर आएंगे इसके अंदर, मैं आपको बड़े आराम से पढ़ा दूंगा। पहला है इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, नो कंडीशन अटैच, अगर आपने इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक कराया आपको डिडक्शन मिलेगी। दूसरा है मेडिकल कैपिटल मेडिकल एक्सपेंडिचर, मेडिकल एक्सपेंडिचर किसके ऊपर, एम्प्लॉइज़ के ऊपर। याद रखिएगा अपने ऊपर नहीं, अपने ऊपर की डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80D। यहाँ पे आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया एम्प्लॉय के लिए, और सर उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, प्रोवाइडेड दैट जो पेमेंट हुई है बाय एनी मोड अदर देन कैश, बाय एनी मोड अदर देन कैश, एक बार और बाय एनी मोड अदर देन कैश, राइट सर। इसके बाद हम आते हैं बोनस एंड कमीशन पे। बोनस एंड कमीशन भी आपको अलाउड होगा अगर आप एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं, बट याद रखिएगा इट शुड नॉट बी इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट। बोल दीजिए, इट शुड नॉट बी इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट, इट शुड नॉट बी इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता हूँ सर, अगर आपने बिजनेस के लिए कोई भी लोन लिया, आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली उस इंटरेस्ट की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। याद रखिए अगर आपने एसेट एक्वायर करने के लिए लोन लिया था सर, पुट टू यूज तक का जो एसेट है वो आपका कैपिटलाइज होगा, और उसके बाद का जो एसेट है सर वो आपको मिलेगा एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, राइट। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ सर जीरो कूपन बॉन्ड की। जीरो कूपन बॉन्ड पे आपको जितना भी नुकसान हो रहा है, जितना भी सर आपकी रिडम्पशन में आपको पेमेंट करनी पड़ रही है, फॉर एग्जांपल आपको जो नुकसान हो रहा है वो सर आपको 10 करोड़ का हो रहा है, 10 लाख ले लेते हैं, 10 लाख का हो रहा है तो सर हमने उसे उसकी लाइफ से डिवाइड कर देना है, और अब जो भी आंसर आएगा और उसी को हम लोग रोज़ बोल रहा हूँ हर साल एज एन एक्सपेंडिचर अलाउ करेंगे। तो जीरो कूपन बॉन्ड में आपने देखना है कि सर लाइफ ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड कितनी थी, और सर आपको रिडम्पशन एटसेट्रा में नुकसान कितना होने वाला है, और उसी के हिसाब से हम इसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। मिनिमम पीरियड ZCB का 10 साल होता है, मैक्सिमम आपका 20 साल होता है। अब आइए सर जरा इधर देखिए, एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है PF में, कहाँ पे, प्रोविडेंट फंड में, पेंशन स्कीम में, कहाँ पे, पेंशन स्कीम में, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में, PF के साथ सुपर एन्युएशन फंड में, तो एम्प्लॉयर अगर इन सब पे कंट्रीब्यूट कर रहा है तो सर एम्प्लॉयर को क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। सर याद रखिएगा यहाँ पे एक सेक्शन सर अभी आगे पढ़ाऊंगा, सेक्शन 43B की भी इंप्लीकेशन रहेगी, इसको भूलिएगा मत, सॉरी 43B है, 43D नहीं, 43B, ठीक है। तो एम्प्लॉयर जब प्रोविडेंट फंड में, सुपर एन्युएशन फंड में, पेंशन स्कीम में या फिर अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड पैसा डालेगा तो सर एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगी। 43 भी ध्यान में रखिएगा। पेंशन स्कीम के लिए एक लिमिट और ध्यान में रखिएगा, 10% ऑफ सैलरी कौन सी वाली होगी सर, सैलरी हमारी होगी HRA वाली, बेसिक सैलरी प्लस DA FPRB प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर बेसिस, जिन्होंने FPRB समझे हैं मतलब फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, राइट। अब सर जरा ध्यान रखिएगा, ग्रेचुइटी फंड आपका अप्रूव्ड होना चाहिए, प्रोविडेंट फंड आपका रिकग्नाइज होना चाहिए, सुपर एन्युएशन फंड ठीक है सर आपका। नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं सर हम लोग। अब जरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये देखिए, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय ने अपना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को दिया कि जाओ PF में जमा करा दो, तो जब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया तो पहले उसे इनकम मानेंगे, और जब एम्प्लॉयर PF में जमा करा देगा तो उसको एक्सपेंस मानेंगे, प्रोवाइडेड दैट एम्प्लॉयर जो है वो PF में जमा करा दे विद इन द ड्यू डेट्स ऑफ द रिलेवेंट एक्ट, विद इन द ड्यू डेट्स ऑफ द रिलेवेंट एक्ट, विद इन द ड्यू डेट्स ऑफ द रिलेवेंट एक्ट। अगर PF की बात चली तो PF की ड्यू डेट्स के हिसाब से डिपॉजिट कराना है, और अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय द्वारा दिया गया कॉन्ट्रीब्यूशन PF में विद इन ड्यू डेट्स डिपॉजिट नहीं कराया तो सर वो एम्प्लॉयर की सिर्फ इनकम मान लिया जाएगा, एज एन एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा, राइट। चाहे वो बाद में कितनी बार भी जमा करा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन सर अब एम्प्लॉयर को उसकी डिडक्शन जो है वो अलाउ नहीं होगी, इस बात को याद रखिएगा, राइट। देन आगे चलते हैं सर और कुछ बातें रिवाइज करते हैं, जैसे कि सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आगे हम लोग अभी बेड डेट्स होंगे तो सर आपको डिडक्शन मिल जाएगी, पक्का डिडक्शन मिल जाएगी। पहले बस एक सेल की एंट्री होनी चाहिए, फिर एक राइट ऑफ की एंट्री होनी चाहिए। अगर बेड डेट्स हुए तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ पे एक बात और भी याद रखिए, अगर बेड डेट्स रिकवर हुए तो सर वो टैक्सेबल भी हो जाएंगे एज पर सेक्शन 41 सब सेक्शन 4। जो बेड डेट्स कर जाए वो चोर, जो वापस ले जाए, जो वापस मिल जाए तो सेक्शन 41 सब सेक्शन 4, ठीक है। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स की बात करूँगा, इसमें प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जनरली स्पीकिंग सर इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ बैंक्स की और फॉरेन बैंक्स की, या फिर मैं बात करता हूँ सर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, या मैं बात करता हूँ NBFCs की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की, ये अमेंडमेंट है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी ऐड हुआ है, तो सर इन लोगों को जो है वो एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाएगी, सॉरी प्रोविजन की डिडक्शन मिल जाएगी। बैंक अगर मैं सर यहाँ बात कर रहा हूँ शेड्यूल बैंक विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, डिडक्शन मिलेगी सर 7.5% ऑफ दी टोटल इनकम, या टोटल इनकम डिफाइन की दैट इज बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से सीधे बोल देते GTI, ठीक है। और 10% ऑफ एग्रीगेट एडवांसेस बाय दी रूरल ब्रांचेस, एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस बाय दी रूरल ब्रांचेस, एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस बाय दी रूरल ब्रांचेस,
राइट। तो इन दोनों को निकालेंगे, टोटल करेंगे और इसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। मैंने आपकी बुक में क्वेश्चन भी डाल रखा है, अगर आप लोगों ने देखा है तो सर बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब मैं बात करता हूँ सर यहाँ पे आने के बाद इन लोगों को डिडक्शन कितनी मिलने वाली, 5% ऑफ टी आई। टी आई को डिफाइन करते हैं कि सर टी आई मीन्स इनकम बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, तो भी इसी से बोलते हैं कि 5% ऑफ जी टी आई, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। अब मैं बात करूँगा सर अगली पॉइंट पे फैमिली प्लानिंग की। फैमिली प्लानिंग की एक्सपेंडिचर सिर्फ डिडक्शन मिलती है जो कंपनी को मिलती है, रेवेन्यू है तो तभी कितनी मिल जाएगी, कैपिटल है तो डिवाइड बाई 5 कर दीजिए। इस साल और आने वाले 4 साल के अंदर आपको डिडक्शन अलाउ होगी। एसटीडी की डिडक्शन अलाउड होती है अंडर दैट पीजीबीपी, सीजीडी की डिडक्शन भी अलाउड होती है अंडर दैट पीजीबीपी। यही दोनों से अगर मैं कैपिटल में ले जाऊँ तो वहाँ पे इसकी डिडक्शन जो है आपको वो अलाउ नहीं होगी। लीजिए सर, ये था आपका प्यारा सा कुछ सेक्शन। सेक्शन 37 हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, सेक्शन 36 हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। अब हमारा अगला टारगेट जो रहने वाला है गाइस वो होगा हमारा सेक्शन नंबर 40, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करने वाला हूँ सर मैं सेक्शन नंबर 40 की। 40 के अंदर से 2 सेक्शन हम पढ़ेंगे, 40A आई पहले पढ़ेंगे और फिर 40A आई ए पढ़ेंगे। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर। दोनों के अंदर एक ही बात है, टीडीएस डिडक्ट होना था, टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ, हाँ जी, या फिर टीडीएस डिडक्ट होना था, टीडीएस डिडक्ट हो गया लेकिन टीडीएस डिपॉजिट नहीं हुआ। दो बातें सर, टीडीएस डिडक्ट होना था, टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ, टीडीएस डिडक्ट होना था, टीडीएस हो गया, टीडीएस डिडक्ट डिपॉजिट जो है वो नहीं हुआ। अगर सर टीडीएस डिडक्ट होना था और टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ तो सर सिंपल सी बात है, 16-17 का अगर एक्सपेंडिचर तो 16-17 में आपको डिडक्शन जो है वो अलाउ नहीं होगी। कब होगी, जिस ईयर में डिडक्ट करके डिपॉजिट करा देंगे। मान लीजिए 17-18 में से डिडक्ट करके डिपॉजिट कराया तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। टीडीएस डिडक्ट होना था, टीडीएस डिडक्ट हो गया लेकिन टीडीएस डिपॉजिट नहीं हुआ तो भी आपको डिडक्शन जो है वो अलाउ नहीं होगी। कौन से ईयर में, 16-17 में। बट यहाँ पे एक प्रोवाइजो लगाया गया, बोला गया कि अगर 16-17 की बात चल रही है, टीडीएस डिडक्ट होना था, टीडीएस डिडक्ट हो गया और सर 17-18 में 16-17 की रिटर्न की डेट तक 16-17 की रिटर्न की डेट तक 16-17 की रिटर्न की डेट तक अगर पैसा डिपॉजिट कर दिया तो उसे डिडक्शन मिल जाएगी। कौन से ईयर में, 16-17 में। अगर यहाँ तक नहीं किया तो उसके बाद जब किया फिर तब डिडक्शन मिलेगी। ओके, दोनों बातें याद रखिएगा सर, मैंने आपको बहुत जल्दी से बातें बढ़ा दी हैं। 40 की अगर गाइस में बात करूँ, 40 किस पे लगता है सर, जब आप पेमेंट करते हैं नॉन रेजिडेंट को सर, ऑल पेमेंट्स पे लगता है एक्सेप्ट सैलरी। मेरे साथ बोलिए, ऑल पेमेंट्स पे लगता है एक्सेप्ट व्हाट, सैलरी। ठीक है सर, इसमें जो डिसअलाउंस होता है वो सर 100% के आसपास, 100% के आसपास के पूरा 100% ही होता है, राइट, याद रखिएगा। अच्छा जी, अब बात करता हूँ 40 आइए कि सर ये पेमेंट ये लगता है रेजिडेंट पे और ये लगता है ऑल पेमेंट पे इंक्लूडिंग सैलरी पे लगता है। सर यहाँ पे जो डिसअलाउड होता है वो कितना परसेंट होता है, वो 30% का डिसअलाउंस होता है। कितने परसेंट का, 30% का वो डिसअलाउंस होता है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है सर, सेम फंडा है, बाकी बातें बिल्कुल सेम है। ये एग्जाम्पल सब एप्लीकेबल, बस 30% डिसअलाउंस होता है। अगर 1 लाख का खर्चा किया था उस पर टीडीएस डिडक्ट होता है, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, अगर बात चल रही 40 आई की तो सर आपको जो डिसअलाउंस होगा वो होगा 1 लाख। अगर बात चल रही 40 आई की तो जो आपको डिसअलाउंस होगा वो होगा आपका 30,000। यहाँ पे गाइस एक बात रखिएगा, बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत फास्ट बोलूँगा, याद रखिएगा, इसका पूरा फायदा उठाइएगा। सर ये है 16-17, बात चल रही है सर ए की, सर फिर ये आया 17-18, यहाँ पे सर ए ने बी को पेमेंट करी है, 16-17 ने पेमेंट करी, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, लेकिन बी ने सर इसे अपनी इनकम माना, इस पर टैक्स पे किया और इसको अपने रिटर्न में शो कर दिया। तो बी ने अपनी जब रिटर्न फाइल करी, हम मानेंगे कि सर ए ने टैक्स को डिडक्ट डिपॉजिट कर दिया, एंड अकॉर्डिंगली ए को डिडक्शन मिल जाएगी 17-18 में, राइट। समझिए, ए ने बी को पेमेंट कर दी, टीडीएस डिडक्ट होना था, टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ सर, प्रोवाइडेड दैट बी कौन था, रेजिडेंट था, बी कौन था, रेजिडेंट था। दिस स्कीम इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ रेजिडेंट, कि सब बी हमारा रेजिडेंट है, ए ने बी को पेमेंट करी, टीडीएस डिडक्ट होना था, टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ, लेकिन बी ने उसे अपनी इनकम आना टैक्स पे किया और रिटर्न में शो कर दिया। तो सर जिस टाइम बी ने अपनी रिटर्न फाइल करी, हम मानेंगे सर ए ने उसी टाइम डिडक्ट करके डिपॉजिट किया है। तो यहाँ पे हम लोग ए को जो है वो एसेसिन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, 1। दूसरी बात सर, ए को 17-18 में वो एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा जो अलाउ पहले नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन टीडीएस के चैप्टर में जो हमने इंटरेस्ट पढ़ा है सर वो ए के ऊपर लगेगा, जब तक बी रिटर्न फाइल नहीं कर देता तब तक का इंटरेस्ट लगेगा, राइट। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ध्यान रखिएगा। अब बात करता हूँ सर इनकम टैक्स की। सर 40A आई इनकम टैक्स सर इंडिया में पे किया है, बाहर पे किया है, देखना पड़ेगा। इंडिया में पे किया तो पीजीबी की इनकम पे, क्या अदर्स पे, पीजीबी की इनकम पे तो सर वो नॉट अलाउड है, अदर्स पे तो वो डिसअलाउड है, सॉरी, पीजीबी की इनकम पे तो वो डिसअलाउड है और अदर्स पे तो वो क्या है, आपको नॉट अलाउड, राइट। अगर मैं बाहर की बात करता हूँ सर आउटसाइड इंडिया, तो सर आउटसाइड इंडिया वाला भी एक्सपेंडिचर है सर, एनी इनकम टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया एंड विच इज़ एलिजिबल फॉर रिलीफ, तो अगर उस पर रिलीफ मिल रहा था तो सर वो आपको नॉट अलाउड होगा। अगर सर आपको उस पर रिलीफ नहीं मिल रहा था तो सर वो आपके लिए डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। वेल टैक्स चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, वैसे तो इंडिया में डिडक्ट हो चुका है, फिर भी वेल टैक्स इंडिया में हो चाहे बाहर हो वो आपको क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ सर फीस, रॉयल्टी, सर्विस चार्ज पेबल बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टू दी स्टेट गवर्नमेंट। सर अगर फीस, रॉयल्टी, सर्विस चार्ज स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ने पे किया स्टेट गवर्नमेंट तो वो डिसअलाउड होगा। पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, लेकिन अभी हम इतना सा बढ़ के चलते हैं। 40A आई मोस्ट कन्फ्यूजिंग सेक्शन सर, इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है। बस ये बात करता है सर पेमेंट ऑफ सैलरी टू नॉन रेजिडेंट। मैं कुछ बातें बोलूँगा, जल्दी सुन लीजिएगा, रट के चले जाइएगा, एग्जाम में आने के चांसेस ना के बराबर है और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। आइए मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या बात बोलने जा रहा हूँ। देखिए सर, डिडक्ट नहीं हुई, डिडक्ट हो गई, टीडीएस डिडक्ट हो गया, डिपॉजिट नहीं हुआ। सर टीडीएस डिडक्ट हो गया, डिपॉजिट नहीं हुआ,
अब यहाँ पे सर मैं बोल रहा हूँ आपको डिडक्शन मिल जाएगी, बड़ी अजीब सी बात बोल रहा हूँ सर, हाँ डिडक्शन मिल जाएगी 40 IAI की। फिर से बोलता हूँ कंफ्यूजिंग है सर, डिडक्ट नहीं हुआ लेकिन डिपॉजिट हो गया, डिडक्शन मिल जाएगी, डिडक्ट भी नहीं हुआ डिपॉजिट भी नहीं हुआ, तो भाई अब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, डिडक्ट भी हो गया डिपॉजिट भी हो गया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। 40 IAI के लिए इतने कंक्लूजन याद रखिए सर, और डिटेल में नहीं जाएंगे। बस यहाँ पे लिखा था कि सर या तो डिडक्ट हो जाए या तो डिपॉजिट हो जाए, तो डिडक्ट और डिपॉजिट में से एक भी काम हो गया तो सर हम क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। केस जो कंट्रोवर्शियल है वो ये वाला है कि सर डिडक्ट हो गया लेकिन डिपॉजिट नहीं हुआ। इस केस में चिंता मत करिएगा कि डिडक्ट नहीं हुआ डिपॉजिट हो गया, प्लीज़ इससे ज़्यादा और चर्चा नहीं करेंगे सर। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ इस वाले पॉइंट को जल्दी से रट लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं सर हम लोग टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट की, बोलिए किसकी, टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट की। ये सर हमारा जो सेक्शन है ये है 40AV, राइट। तो अगर सर कोई टैक्स पे किया है, किसने पे किया है सर, एम्प्लॉयर ने किस पे किया है, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे, किसके नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के, एम्प्लॉय के नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे, तो सर वो क्या हो जाएगा आपको डिसअलाउड, बोलिए क्या हो जाएगा आपको डिसअलाउड, राइट। लीजिए अब आते हैं सर अगली चेन पे। अगली चेन सर क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ सर। अगली चेन है हमारी सेक्शन 40 कैपिटल A की। इसमें सबसे पहले हम 40 कैपिटल A 2 पढ़ रहे हैं सर। इसमें क्या लिखा है, अगर आपने पेमेंट करी है स्पेसिफाइड पर्सन को करी है, इन एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू करी है, तो आपको सर जो एक्सेस है वो डिसअलाउ हो जाएगा, नॉट द एंटायर बट द एक्सेस शेल बी व्हाट डिसअलाउड, ओके। अब सर यहाँ पे कोई पूछता है स्पेसिफिक पर्सन कौन है, तो रिलेटिव है सर। अगर कंपनी ने पे करी तो डायरेक्टर या डायरेक्टर का कोई रिलेटिव है, अगर फर्म ने पे करी तो पार्टनर या पार्टनर का कोई रिलेटिव है सर। अगर सर किसी इंडिविजुअल को पेमेंट करी है तो इंडिविजुअल भी स्पेसिफाइड पर्सन है, अगर उसका कंपनी के अंदर क्या है, पेयर के बिजनेस के अंदर क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। व्हाट इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, 20% और मोर वोटिंग पावर, राइट। तो अब यहाँ रखिएगा ये, उसके बाद सब कुछ कॉमन हो गया। बस अगर सर पेयर का या पेई का एक दूसरे के बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ जाता है तो सर वो स्पेसिफाइड पर्सन बन जाते हैं। तो स्पेसिफाइड पर्सन बन जाते हैं तो 48 उनके ऊपर अट्रैक्ट होगा। अगर कोई एक्सेस पेमेंट है तो सर एक्सेस पेमेंट को हम क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे, राइट। आइए अब बात करता हूँ सर मैं आप लोगों से 48(3) की। लीजिए 48(3) क्या बोलता है, 48(3) बोलता है साहब सीधी सी बात बोलता है कि सर अगर आपने सिंगल डे में सिंगल एक्सपेंडिचर की पेमेंट कर दी है बाय एनी मोड, अकाउंट पेज बाय एनी मोड अदर देन अकाउंट पेज चेक और डिमांड ड्राफ्ट, बाय एनी मोड अदर देन अकाउंट पेज चेक और व्हाट डिमांड ड्राफ्ट, तो सर जो आपकी पेमेंट है वो आपको क्या कर देंगे हम लोग, डिसअलाउ कर देंगे। एंटायर एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड, हाँ जी, एंटायर एक्सपेंडिचर शैल बी व्हाट डिसअलाउड, राइट। तो इसके बहुत सारे एक्सपेंडिचर मैं क्लास में कराता हूँ बट अभी तो रिवीजन वीडियो। तो सर सिंगल डे सिंगल एक्सपेंडिचर पेमेंट मेड फॉर एनी एक्सपेंस अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट देन एंटायर एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड। सर 48(3) ये क्या बोलता है, 48(3) ये बोलता है कि सर एक साल में आपने पेमेंट करी और सर उस साल में आपने एक्रूअल बेसिस पे डिडक्शन ले ली, लेकिन अगले साल आपने सर फिर वही कर दिया, सिंगल डे में सिंगल एक्सपेंस की अकाउंट पे अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक से पेमेंट कर दी। तो सर इस साल में आपको जो पहले यहाँ पे एक्सपेंडिचर अलाउड हो गया था, सपोज आपका 51,000 रुपये खर्चा था, 51,000 रुपये आपको अलाउड हो गया था क्योंकि सर आपने एक्रूअल बेसिस पे डिडक्शन ली थी। यहाँ आके आपने सर पेमेंट कर दी कैश में, आपने 48(3) को सर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो सर अब ये जो 51,000 है इस साल की क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी, राइट, याद रखिएगा। लीजिए सर तो अब सर रूल एक हमें इसके साथ साथ रूल पढ़ना पड़ेगा, रूल 6DD। रूल 6DD एक्सेप्शन बताता है, एक्सेप्शन यानी जहाँ पे कैश में पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि RBI, बैंकिंग कंपनी एट्सेट्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट्सेट्रा। सर आप पेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कहीं रूल्स के तहत, आप पेमेंट कर रहे हैं थ्रू एनी बैंक बट डिफरेंट तरीके से, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सर जहाँ आपने पेमेंट नहीं करी बट एडजस्टमेंट कर ली, मैंने आपको पैसे देने हैं, आपने मुझे पैसे देने हैं, हम दोनों ने मिलकर क्या कर ली, एडजस्टमेंट। सर कल्टीवेटर को पेमेंट हो रही है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एनिमल हस्बेंड्री, फिश और फिश प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो सर इस तरह के सेक्टर्स में अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, सर आप ऐसी जगह पे आप ऐसे लोगों को पेमेंट कर रहे हैं जो सर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं विदाउट दी एड ऑफ पावर, जो बिना बिजली के से मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। आप ऐसे विलेज में पेमेंट कर रहे हैं सर जहाँ पे आपका बैंक फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं है। सर आप अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ ऑफ द SSC और द लीगल हेयर ऑफ सच एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट, रेजिग्नेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और वो पेमेंट जो है सर वो 50,000 से ऊपर एक्सीड नहीं करती, तो भी आपको ये क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, राइट। ऐसे कुछ एक दो और एक्सेप्शन है, देख लीजिएगा। उसके बाद सर कोई काम की चीज़ नहीं, 48(7), 48(9) आपको बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है। बस वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सर अगर आपने सुपर एनुअल ग्रेचुइटी फंड, प्रोविडेंट फंड, इन सब में पैसा डाला तो सर आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब जो आपका क्या होगा, कम ऑन टेल मी, जो वो चीज़ें क्या होंगी, अप्रूव्ड होंगी। अगला सेक्शन गाइज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 43B, और यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ आया। और बस वीडियो को तेज़ तेज़ देखिएगा तभी आप लोगों को कुछ हो पाएगा सर, नहीं तो मेरी पूरी कोशिश है सर आपको जल्दी जल्दी PGP रिवाइज कराता हूँ। चलिए अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, वो है 43B।
क्या है 43B, आइए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, 43B एक सिंपल सा सेक्शन है जो बोलता है कि सर कुछ पेमेंट्स ऐसी हैं जिनकी डिडक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी पेमेंट बेसिस पे, यानी डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप लोग क्या कर देंगे, पेमेंट, यानी पेमेंट अगर नहीं करी तो आपको फिर डिडक्शन जो है वो अलाउ नहीं होगी, राइट। अब सर इसका काम क्या है, देखिए वैसे तो सिंपल सी बात है, ये लगभग 6 तरह की पेमेंट पे एप्लीकेबल है, जैसे कि टैक्स ड्यूटी या फिर कोई सेस या फिर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी एम्प्लॉय वेलफेयर फंड जैसे कि प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, या फिर बोनस और कमीशन, या इंटरेस्ट ऑन लोन, या आप पे कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन अगेन शेड्यूल बैंक को, पहले था इंटरेस्ट ऑन लोन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को, ऐसे इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं आप शेड्यूल बैंक को, या फिर आप लोग पेमेंट कर रहे हैं any sum payable by the assessed as an employer in lieu of any leave at the grade of basically leave encashment की, right। so ये जो पेमेंट्स हैं इनके ऊपर 43 भी एप्लीकेबल है। इसका मतलब है इनकी डिडक्शन कैसे मिलेगी, पेमेंट बेसिस मिलेंगी। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन आती है, एक्सेप्शन ये आती है, ज़रा ध्यान सुन लीजिएगा। बोलिए कि सर ये 16-17 ईयर है, 16-17 ईयर है, तो सर यहाँ पे आ गया हमारा 17-18, 17-18, और ये लीजिए ये सर हमारे 16-17 की रिटर्न की फाइलिंग की डेट है। तो 43 बोलता है वैसे तो जहाँ पे करोगे वहीं डिडक्शन मिलेगी, जहाँ पे करोगे वहीं डिडक्शन मिलेगी। बोलो एक बार, जहाँ पे करोगे वहीं डिडक्शन मिलेगी। लेकिन सर कहानी में एक ट्विस्ट आया, कहानी में ट्विस्ट ये आया कि सर अगर आपने पेमेंट सर यहाँ तक कर दी, यानी रिटर्न की डेट तक आपने पेमेंट कर दी, तो जिस साल का खर्चा है उस साल में आपको डिडक्शन मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये साल था, इस साल की रिटर्न की डेट ये थी, यहाँ तक पेमेंट कर दी तो डिडक्शन आपको 16-17 मिलेगी, राइट। अगर आपने सर जो डिडक्शन पेमेंट है वो करी सर इसके बाद, अब इसके बाद जहाँ भी करी तब आपको डिडक्शन मिलेगी। अगर यहाँ करी तो 17-18 में, यहाँ करी तो 18-19 में, बस रिटर्न की डेट तक कर दी तो जिस ईयर का खर्चा था उसमें, अगर उसके बाद करी तो फिर जब करी तब मिलेगी, राइट। तो ये था गाइस हमारा कौन सा 43B। हाँ जी, कौन सा जल्दी बताइए, 43B। 43B में एक हल्की सी अमेंडमेंट आई है, और अमेंडमेंट ये है कि सर अगर आप इंडियन रेलवेज को कोई पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर 43B एप्लीकेबल है, यानी उसकी डिडक्शन जो है पेमेंट बेसिस में मिलेगी। और साथ ही साथ एक्सेप्शन भी है कि सर अगर आपने रिटर्न की डेट तक कर दी तो फिर वो तब मिल जाएगी जिस साल का वो खर्चा था। आइए इसके बाद गाइस हम लोग रिवाइज करने वाले हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, सेक्शन 32 है जो डेप्रिसिएशन से डील करता है। ज़्यादा कुछ खास बातें मैं डेप्रिसिएशन में आपके साथ नहीं करूँगा, बस हाँ इंपॉर्टेंट बात है जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है वो ज़रूर कर लेंगे। नंबर 1 ओनरशिप होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 सर आप लोगों को देखना है कि यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन हो। अगर पार्टली फॉर बिजनेस है, पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस है, तो सर डेप्रिसिएशन भी आपको प्रोपोर्शनेटली मिलेगी। ओके, देन सर पुट टू यूज़ होना ज़रूरी है। अगर सर आपका पुट टू यूज़ का मतलब क्या होता है, रेडी फॉर यूज़। ओके, देन डेप्रिसिएशन मिलती किस पे है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। डेप्रिसिएशन मिलती है आपको WDV ब्लॉक ऑफ एसेट पे। आपको क्लोजिंग WDV निकालनी है ब्लॉक ऑफ एसेट की। क्लोजिंग WDV कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस सेल्स। तो ओपनिंग प्लस परचेज जब आ जाते हैं तो उसको वैल्यू ऑफ ब्लॉक भी बोलते हैं। वैल्यू ऑफ ब्लॉक में से सेल माइनस कर देंगे तो आपके पास क्लोजिंग WDV आ जाएगी। क्लोजिंग WDV के हम लोग निकाल देंगे क्या, डेप्रिसिएशन, राइट। हम सर ब्लॉक ऑफ एसेट जब बात करते हैं तो हमारे पास सर ब्लॉक ऑफ एसेट हमें बनाने आने चाहिए। हमारे साथ 4 क्लास हैं, उसके अंदर अलग अलग परसेंटेज है, जैसे कि फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, और उसके बाद आपका बिल्डिंग्स हैं, एंड फाइनली आप लोगों के पास इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इसमें एक ही 25, इसके अंदर है इसके अंदर 3, 5, 10 और 100। प्लांट एंड मशीनरी बहुत सारे हैं, जनरल रेट 15 है, 15 के बाद 30 भी आता है, 30 के बाद 40 भी आता है, 40 के बाद 60 भी है, 60 के बाद 100 भी है। 15 बहुत इंपॉर्टेंट है सर, 60 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लगता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्नीचर पे सिर्फ एक ही है, वो है 10। जल्दी से नाम लेता हूँ, रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे 5 है, कमर्शियल बिल्डिंग पे 10 है, और सर आपकी टेम्परेरी बिल्डिंग पे 100 है। फर्नीचर पे आपका 10 है, प्लांट एंड मशीनरी पे सर जनरल रेट जो है वो 15 है, और आपकी शिप्स वगैरह हैं तो सर उसके ऊपर 20% भी हैं, और जो आपके ओशन गोइंग शिप्स वगैरह है, आपकी जो बसेस वगैरह कार वगैरह अगर आप रेंटल पे देते हैं तो 30% है। 40% का रेट जो एरोप्लेन्स पे है। 60% बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे है, और आपकी जो अदर देन एनुअल नेचर की बुक्स हैं बाय प्रोफेशनल्स उसके ऊपर है। एनुअल नेचर की बुक्स में 100% डिप्रिसिएशन है, राइट। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे भी 100% डिप्रिसिएशन है, और जो इंटेंजिबल एसेट है सर वो आपको 25% की कैटेगरी में फॉल करता है। प्रिंटर, स्कैनर, UPS एक्सेट्रा जो है सर ये 60% के लिए एलिजिबल है, ऑल्टरनेटिव व्यू पॉसिबल है। मोबाइल फोन पे सर हमारा 15% डिप्रिसिएशन मिलेगा। टैबलेट्स पे डिफरेंट व्यू है, आप 15 देख के ऑल्टरनेटिव नोट लिख सकते हैं। परचेज गुडविल एलिजिबल फॉर डिप्रिसिएशन, सेल्फ जनरेटेड गुडविल पे आपको डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, राइट। एक बात ध्यान रखिएगा, ये है एम्प्लॉयर, ये है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एसेट दिया, आप लोगों ने सैलरी के चैप्टर में पढ़ा होगा, RFA रेंट फ्री अकोमोडेशन, प्लस हम उसमें फर्निश भी कर देते थे। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सर एसेट दिया, एम्प्लॉय के लिए सर वो बिजनेस एसेट है, और एम्प्लॉयर उसके ऊपर डिप्रिसिएशन जो है वो क्लेम कर सकता है। एम्प्लॉय के लिए पर्सनल एसेट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, अगर आपका ये ईयर है 16-17, आपने यहाँ पे एसेट बाय किया और यहीं पे एसेट पुट टू यूज़ कर दिया फॉर लेस देन 180 डेज, फॉर लेस देन 180 डेज, तो आपका पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज है, तो डेप्रिसिएशन का रेट पता क्या हो जाएगा, हाफ।
याद रखिएगा। यानी 15 मिलना था तो 7.5 मिलेगा, 30 मिलना था तो 15 मिलेगा, 100 मिलना था तो 50 मिलेगा, राइट। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन एक बात साथ साथ ये भी 16-17 ईयर है, यहाँ पे आपने परचेज किया, एक्वायर आपने 17-18 में किया। हाँ जी, एक्वायर सॉरी पुट टू यूज आपने 17-18 में किया। अब यहाँ पे आपने एक दिन के लिए भी पुट टू यूज़ किया हो सर, आपको डेप्रिसिएशन का रेट क्या होने वाला है, फुल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अच्छा जी, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगती, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। लीजिए, तो ये कुछ बातें हैं सर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइएगा। देन मैंने आपको डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट तो निकालना सिखा ही दिया है। एक बात याद रख लीजिए सर, डब्ल्यूडीवी कैन नेवर बी नेगेटिव, डब्ल्यूडीवी कैन नेवर बी नेगेटिव। ये में सोडा में काम आएगा। व्हाट इज सोडा? सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। डब्ल्यूडीवी कैन नेवर बी नेगेटिव, ये बात याद रखिएगा सर। डब्ल्यूडीवी या तो पॉजिटिव होगी या तो जीरो होगी। ओके, अब मैं जल्दी से आपके सोडा का डायग्राम बना देता हूँ। सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट में क्या होता है सर, आपको दो बात ध्यान रखनी है सर, एंटायर ब्लॉक्स नॉट सोल्ड और एंटायर ब्लॉक सोल्ड, ठीक है। एंटायर ब्लॉक नॉट सोल्ड में दो बातें हो सकती हैं सर आपके लिए, और वो क्या बातें हो सकती हैं? सेलिंग प्राइस इज लेस देन डब्ल्यूडीवी, I should say selling price is less than value of block and selling price is greater than value of block। अगर आपका ये केस है सेलिंग प्राइस इज लेस देन वैल्यू ब्लॉक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आएगी, उस पर चुपचाप डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए। अगर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ब्लॉक, आपकी जो डब्ल्यूडीवी है वो जीरो हो जाएगी, और आपको क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और वो आप टैक्सेबल करेंगे अंडर द हेड कैपिटल गेन। जब एंटायर ब्लॉक सोल्ड होगा तो दो बातें हो सकती हैं, वही बात, सेलिंग प्राइस इज लेस देन वैल्यू ऑफ ब्लॉक। इस केस में सर आपकी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी जीरो आएगी, क्यों? क्योंकि सर सारी ब्लॉक बिक चुका है, तो ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो गया, और यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। यहाँ पे सर आपका सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ ब्लॉक अगर मैं कर दूँ तो सर आपकी डब्ल्यूडीवी जीरो आ जाएगी, आपकी डब्ल्यूडीवी जीरो हो जाएगी, और सर जो आपको है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस चार्ट को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। न्यूमेरिकल मैंने इसके क्लास में बहुत कराए थे, एग्जाम्पल बहुत सारे कराए थे, एंड आई होप आप लोग भी इसको कर लेंगे, ठीक है। लीजिए सर, अब बात करते हैं सर एक छोटे से टॉपिक की, और वो है अपोर्शनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अपोर्शनमेंट, डेप्रिसिएशन का बंटवारा। सर अगर हुई है अमेलगमेशन, अगर हुआ है सक्सेशन, अगर हुआ है सर प्राइवेट या अनलिस्टेड कंपनी का कन्वर्जन, किसके अंदर? एलएलपी के अंदर। सर तो आप लोगों को क्या करना है, पहले तो डेप्रिसिएशन ऐसे निकाल लीजिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और फिर उस डेप्रिसिएशन को दोनों असेट्स के बीच में, जैसे कि अमेलगमेटिंग कंपनी और अमेलगमेटेड कंपनी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ डेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, साई लिमिटेड वाला एक क्वेश्चन है आपके पीएम में, वो जरूर कर लीजिएगा। आते हैं साहब एडिशनल डेप्रिसिएशन के ऊपर, जल्दी जल्दी चलते जाइए बच्चों मेरे साथ। व्हाट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन? गवर्नमेंट मोटिवेट करना चाहती है, गवर्नमेंट कहती है जी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगी। सर ये तभी एप्लीकेबल है आपके ऊपर जब सर आपका बिजनेस था किसका? मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। और अब सर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन में है तो भी आपको ये मिल जाएगी, प्रोवाइडेड दैट यू आर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन एज पर द डब्ल्यूडीवी ब्लॉक ऑफ एसेट। अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन मेथड सिर्फ एक ही बंदे के लिए अलाउड होता है, वो है कंपनीज विच आर एंगेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, राइट, याद रखिएगा। देन एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट कितना होगा? 20% विल बी द रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, 20% से आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगी। दिस विल बी इन एडिशन टू द नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अगर आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल रही थी 15%, तो अब से सर आपको जो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन मिलेगी वो होगी टोटल मिला के 35%। एक बात याद रखिएगा, अगर वही सर परचेज इन दिस ईयर एंड पुट टू यूज इन द सेम ईयर फॉर लेस देन 1 डेज है, तो आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। जो बची हुई एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो आपको अगले साल मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो सर डेप्रिसिएशन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट है वो भी हाफ हो जाएगा। जो बची हुई आधी एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो आपको नेक्स्ट ईयर अलाउ होगी। इज दैट क्लियर? चलिए, अच्छा जी, देन इसके बाद से चलते हैं हम लोग कुछ और बातें पढ़ने के लिए। लीजिए सर, अब हमारे पास कुछ एक बात आपको मैं और बता दूं, एडिशनल डेप्रिसिएशन के अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट भी है, और अमेंडमेंट ये है कि सर एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो 20 की जगह 35% भी हो सकता है, अगर सर आपने कुछ नोटिफाइड स्टेट के स्पेसिफाइड स्टेट के नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में काम किया है, तो 20 की जगह हो जाएगा वो 35%। और वो नोटिफाइड स्टेट कौन से हैं? ए, बी, आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना, ये सर वो स्टेट्स हैं। इनके अगर आप स्पेसिफाइड नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज में हैं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन रेट जो होगा दैट विल बी 35%। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। सोडा मैंने आपको करा ही दिया है। अब सर बात करते हैं पीजीयू की। पीजीयू पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग। सर पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग को सर ऑप्शन होता है कि वो एसएलएम पे डेप्रिसिएशन ले ले या फिर डब्ल्यूडीवी पे डेप्रिसिएशन ले ले, राइट, एसएलएम या फिर डब्ल्यूडीवी। अब क्या है सर, अगर उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट सर उनको डेप्रिसिएशन मिल जाएगी, कौन से बेसिस से? एसएलएम बेसिस पे। और सर उन्होंने एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो पूरी जिंदगी उनको उसी ऑप्शन के साथ काम चलाना पड़ेगा। अभी तक बच्चों हमने पढ़ा था सोडा, सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, वो था ब्लॉक ऑफ एसेट का। अब मैं सोडा के दो पार्ट बना देता हूँ। सोडा एक पार्ट में बनाता हूँ सर आपके लिए डब्ल्यूडीवी ब्लॉक ऑफ एसेट की तरह से, और एक मैं आपके लिए बनाता हूँ पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग के लिए। ब्लॉक ऑफ एसेट वाला हमने कर लिया, पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग में 3-4 बातें देखनी पड़ेगी सर। वो क्या कि सेलिंग प्राइस इज लेस देन डब्ल्यूडीवी,
सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन WDV एंड सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन एक्चुअल कॉस्ट। अगर सेलिंग प्राइस इज लेस देन WDV है तो सर हमारे पास आंसर आता है, उसे हम बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अगर ऐसा केस है तो हमारे पास आंसर आता है, उसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज। इट विल बी अलाउड एज एन एक्सपेंस, इट विल बी टैक्सेबल एज एन इनकम अंडर दैट PGBP। अगर ये आता है तो हम उसको दो पार्ट में बांट देते हैं, और पहला पार्ट होता है सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट विच विल बी कैपिटल गेन विच मे बी लॉन्ग टर्म और विच मे बी शॉर्ट टर्म। और सर अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमारे पास सर जो बच जाएगा एक्चुअल कॉस्ट माइनस WDV, वो सर हमारे लिए होगा क्या, शॉर्ट टर्म, सॉरी ये हमारे लिए होगा बैलेंसिंग चार्ज दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। आइए अगला जो मुद्दा आता है सर वो हमारे पास आता है 32AC, दैट इज इन्वेस्टमेंट अलाउंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 32AC सर, बस जाने वाला है, आखिरी साल ऑलमोस्ट चल रहा है इसका सर। पहली बात कंपनी होना ज़रूरी है सर, मैन्युफैक्चरिंग में होना ज़रूरी है सर, मोर देन 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी हो तो आपको जाके 15% का क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस। खास बात ये सर आपको एज एन एक्सपेंडिचर तो अलाउड होगा, लेकिन आपको इसे सर WDV से रिड्यूस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए 16-17 में खरीदा था और भाई 16-17 में इंस्टॉल हो गया, वेरी गुड। तो सर आपको जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिल जाएगा। 15-16 में खरीदा था, 15-16 में इंस्टॉल नहीं हुआ तो 15-16 में आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, लेकिन 16-17 में इंस्टॉल हो गया तो आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिल जाएगा। आखिरी डेट की 16-17 ही है जहाँ तक मुझे याद है, तो बस 16-17 के बाद सर ये आपको अलाउ नहीं होगा। एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कहीं 17-18 तो नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है सर 16-17 ही है। चलिए एक बार चेक कर लीजिएगा। लीजिए 15% हो गया सर। अब यहाँ पे एक कैच है बच्चों, न्यू एसेट खरीदने 25 करोड़ के। न्यू एसेट क्या है सर, अच्छा एडिशनल डेप्रिसिएशन से भी पॉइंट रिलेट करा दूँ सर। एडिशनल डेप्रिसिएशन भी कुछ एसेट्स पे नहीं मिलती, यानी कि पुराने एसेट्स पे नहीं मिलती। सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं होना चाहिए, ऐसे ही 32AC में न्यू एसेट होना चाहिए। साथ ही साथ सर आपका ऑफिस अप्लायंस नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए, व्हीकल नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है सर, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डायरेक्टली आपके प्लांट एंड मशीनरी होंगे तभी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगी और तभी आपको 32AC भी मिलेगा। 32AC के अंदर लॉक इन पीरियड है कितने साल का, 5 साल का। अगर आपने 5 साल से पहले एसेट बेचा तो जितने की आपको क्या मिली थी डिडक्शन, वो उस ईयर में टैक्सेबल कर देंगे जिस साल में आपने लॉक इन पीरियड तोड़ा, लेकिन याद रखिए अगर अमेलगमेशन का केस है तो अमेलगमेटेड कंपनी अगर इसने 3 साल सर बिजनेस कर लिया उसके बाद इन्होंने इसको बेच दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। ये जो अमेलगमेटेड कंपनी है इसके बाद 2 साल का और लॉक इन पीरियड लगा रहेगा, ओके, याद रखिएगा। सर दिस इन एडिशन टू डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये रिटन डाउन वैल्यू से रिड्यूस नहीं होगा। एक बात और सर 32AC की तरह एक और सेक्शन आया 32AD। मान लीजिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट अलाउंस है और यहाँ पे भी 15% का आपको एक और अलाउंस मिलता है, लेकिन तभी जब आपने स्पेसिफाइड स्टेट्स में नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स, अगेन स्पेसिफाइड स्टेट आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना के नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज में अगर आपने सर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी है और इसके लिए आपको कंपनी होना ज़रूरी नहीं है, 25 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी नहीं है, राइट। इसकी खास बात है, बाकी सारी बातें 32AC वाली यहाँ पे लग जाएंगी, ओके। चलिए आइए बातचीत करना शुरू करते हैं कि और हमारे पास क्या है। लीजिए हो गया मैं 32AC। अब बात करूँगा सर मैं आप लोगों के साथ साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर। आइए साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर मैं आपको कुछ भी दिखाने की कोशिश करूँगा। साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन है सेक्शन नंबर 35। Hey guys, now you can study CA IPCC taxation at your home. All the lectures will be delivered to you in a pen drive. You will also receive hard copy of notes for CA IPCC taxation. So avail this opportunity, learn at your home, at your own pace, with your own mentor. Check the links given in the description below and the comment box below. Or just write to us at neerajaroraclasses@gmail.com. सेक्शन 35 की अगर बच्चों में बात करता हूँ तो आपसे इसके अंदर बहुत सारी डिडक्शन मिलती है। सबसे पहले डिडक्शन की मैं बात कर लेता हूँ, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर सर एक्सेप्ट लैंड, ठीक है। रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपने किया है किस पे सर, साइंटिफिक रिसर्च पे, फॉर इन हाउस रिसर्च, फॉर व्हाट, इन हाउस रिसर्च एंड द रिसर्च इज रिलेटेड टू द बिजनेस, देन यू विल बी अलाउड एज डिडक्शन। कितना परसेंट, 100% आपको सर डिडक्शन मिल जाएगी। खास बात ये रेवेन्यू की तो वैसे भी 100 मिलती थी, यहाँ कैपिटल के भी आपको 100 मिल जाएगी, राइट। अगर आपने ईयर ऑफ, आपका ये डेट ऑफ कमेंसमेंट है, इससे पहले अगर आपने कोई 3 साल में कोई खर्चे किए हैं रेवेन्यू तरह के या कैपिटल तरीके के एक्सेप्ट लैंड, तो आपको उसकी भी क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। रेवेन्यू में सिर्फ 2 ही तरह की आपको डिडक्शन मिलेगी और वो है सर आपका सैलरी फॉर रिसर्च स्टाफ एंड रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस, राइट। और सैलरी में भी याद रखिएगा परक्यूजर की जो डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगी। तो जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है उससे पिछले 3 साल में आपने कोई भी खर्चा किया हो सर आपको डिडक्शन मिल जाएगी रिलेटेड टू सैलरी और रॉ मटेरियल और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कब मिलेगी, इन द ईयर इन विच द बिजनेस इज कमेंस्ड, राइट। इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब बात करता हूँ सर मैं यहाँ पे एक खास बात कंपनीज की। कंपनी सर अगर है और कंपनी से बायोटेक्नोलॉजी में है या सर वो मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा में है तो उसे जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 200%, लेकिन वो तभी मिलेगी सर जब आपका बिजनेस शुरू हो गया उस ईयर में आपको 200% डिडक्शन
मिलेगी, राइट। और यहाँ पे याद रखिएगा एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। बट खास बात ये है कि अगर कंपनी है और आपने सर लैंड पे खर्चा किया है तो ना आपको यहाँ डिडक्शन मिलेगी ना आपको यहाँ डिडक्शन मिलेगी, लेकिन अगर आपने बिल्डिंग पे खर्चा किया तो 200% नहीं मिलेगी, लेकिन 100% आपको यहाँ पे अलाउ हो जाएगी। इसी प्रकार से 200% तब है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का अगर कोई खर्चा है तो आप उसकी डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं, यानी ऊपर वाले जो हमने आपको चीज़ समझाई थी उसके अंदर आप 100% डिडक्शन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है बट ये समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं डोनेशन की। अगर हमने साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड कोई डोनेशन दिया है तो भी सर आपको डिडक्शन मिलती है। इसके अंदर कुछ सेक्शंस हैं जैसे कि सेक्शन 35 सब सेक्शन 1, उसके बाद आता है हमारे पास क्लॉज 2। यहाँ पे अपने रिसर्च एसोसिएशन और साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दी है। रिसर्च एसोसिएशन को साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो आपको मिलेगी 175%। कंपनी को डोनेशन दी है फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो मिलेगी आपको 125%। रिसर्च एसोसिएशन या फिर आपने सोशल साइंस वगैरह या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए दी है तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी दैट विल बी 125%। अगर आपने नेशनल लैब या फिर यूनिवर्सिटी या फिर आईआईटी को डिडक्शन दी है तो आपको डिडक्शन मिलती है 200%। याद रखिएगा इस बात को, राइट। लीजिए गाइस, तो ये आपका हो गया साइंटिफिक रिसर्च वाला सेक्शन 35। इसके अंदर और भी कुछ बातें जैसे सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च वगैरह, इनको जल्दी समझा देता हूँ सर। सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च को मैं प्यार से बुलाता हूँ CSOSRA, दैट इज सोसरा, सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट। बस यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगा, ये सेम PGU जैसा है। यहाँ पे मैं एक्चुअल कॉस्ट की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे बात करूँगा सर डिडक्शन अलाउड की। तो सर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख देता हूँ जैसे कि सेलिंग प्राइस इज लेस देन WDV, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन WDV एंड सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन डिडक्शन अलाउड। तो जब इट इज़ लेस देन WDV कोई दिक्कत की बात नहीं सर, इट विल बी अलाउड एज एन एक्सपेंडिचर इन द ईयर विच इट इज सोल्ड। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन WDV कोई दिक्कत की बात नहीं सर, इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द एसेट इज सोल्ड। व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन डिडक्शन अलाउड तो मैं दो काम करने पड़ेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस डिडक्शन अलाउड एंड डिडक्शन अलाउड माइनस WDV. So this will be taxable under the PGBP and this will be taxable under the head capital gain, maybe short term or maybe long term, right। अच्छा, हो सकता है सर साइंटिफिक रिसर्च आप पहले बिजनेस के लिए यूज़ करें फिर उसके बाद आप उसको बेचें, या फिर आप बिजनेस के लिए यूज़ ना करें फिर उसके बाद आप उसको बेचें। अगर आपने बिजनेस के लिए यूज़ करके उसको बेचा है तो सर सिंपल सी बात है फिर सोडा का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। बिना बिजनेस के यूज़ करके बेचा है तो आप सिंपल सी बात है सर सोसरा का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। लीजिए सर, ओके। आइए अब बात करेंगे सर टेलीकॉम लाइसेंस की। टेलीकॉम लाइसेंस सर हमारे पास है सेक्शन 35 ABB। सर कोई इसमें खास बात नहीं है सर, जिस साल आपने पेमेंट करी है उस साल से अब आगे जितनी लाइफ बची हुई है उसमें आपको टेलीकॉम लाइसेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 8 लाख रुपए करे थे, 4 साल का लाइसेंस है तो हर साल आपको 2 लाख की क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। अगर आपने इसे सेल किया तो सर वही PG वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे एज इट इज़ लगा के चला जाऊँगा कि सर आपने कितने का खरीदा था, कितना आपका राइट ऑफ हो गया था, कितना आपकी WDV था, अकॉर्डिंगली बस उसे टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज नहीं बोलेंगे, उसे प्रॉफिट ऑन या तो उसे लॉस ऑन सेल ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस बोलेंगे या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस बोलेंगे। इतनी बात अगर आप लोग याद रख सकते हैं तो सर आपका काम हो जाएगा। और इसी के साथ साथ एक नया सेक्शन और इंट्रोड्यूस किया गया है, उससे वो घबराने की जरूरत नहीं है, वो है 35 ABA। वहाँ पे सर टेलीकॉम लाइसेंस की जगह जो वर्ड यूज़ किया है वो है स्पेक्ट्रम। सेम सर सेम है उसके अंदर, इफ द एसएससी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर इज द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द एक्सपेंडिचर इज फॉर द यूज ऑफ स्पेक्ट्रम either before the commencement of business or thereafter. The expenditure may have been incurred during any previous year. The SSC actually made payment to obtain the right to use spectrum. तो सर उसको सिंपल सी बात है, डिडक्शन मिलेगी कितने की, जितना उसने एक्सपेंडिचर इनकर किया डिवाइड बाय रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, अगर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पे कर दिया तो द प्रीवियस ईयर बिगनिंग विद द प्रीवियस ईयर विच द बिजनेस कमेंस्ड एंड द सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग विच द स्पेक्ट्रम शैल बी इन फोर्स। तो अपने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले पे कर दिया तो जितने साल बचे हैं उतने साल आपको डिवाइड करने पड़ेंगे। सपोज आपने सब पे कर दिया था, 2 साल बाद आपने बिजनेस शुरू किया, 10 साल का लाइसेंस था तो आप 8 से डिवाइड करके राइट ऑफ करेंगे, राइट। अगर सर आपका बिजनेस पहले से था, हाँ जी, अगर आपका बिजनेस पहले से था तो द प्रीवियस ईयर बिगनिंग विद द प्रीवियस ईयर विद द स्पेक्ट्रम फीस एक्चुअली पेड, तो जब पे करी वहाँ से एंड द सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग विद द स्पेक्ट्रम शैल बी इन फोर्स। सर बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, मैंने इसकी अलग से वीडियो बना के डाल रखी है, आप जरूर यूट्यूब पे उसको चेक कर लीजिएगा। बाकी ऑलमोस्ट सारी बातें जो हैं सर वो इसमें टेलीकॉम लाइसेंस वाली एप्लीकेबल हो गई, तो हमें ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आइए अब आते हैं गाइज हम लोग एक सेक्शन के ऊपर। सेक्शन है हमारा 35 AD सर स्पेसिफाइड बिजनेस। इसके अंदर से 5 बिजनेस है जिस पर 150% रिडक्शन मिलती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, एक्सेप्ट लैंड एंड आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कर लिए, लैंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, शेयर कैपिटल वगैरह के लिए उस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। और सर हमारा जो बाकी बिजनेस है उस पर आपको डिडक्शन मिलती है 100%। कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग, हॉस्पिटल, हाउसिंग प्रोजेक्ट, फर्टिलाइजर प्लांट, इन पर सर 150% है। बाकी जो हमारे पास जितने आते हैं क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, क्रॉस कंट्री पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन, होटल, स्लम रिहेबिलिटेशन, ICD, CFS, बी कीपिंग, वेयर हाउस फैसिलिटी, शुगर, स्लरी पाइपलाइन, सेमी कंडक्टर एटसेट्रा, इन पर सर आपको 100% डिडक्शन मिलती है। आई होप गाइज ये आपको याद होता है, ग्रेट। लीजिए
अब सर इसके अंदर कैच क्या है सर, नया बिजनेस होना चाहिए, पुराना बिजनेस नहीं होना चाहिए, पुरानी सेकंड हैंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए। सेकंड हैंड मशीनरी होगी तो चलेगी प्रोवाइडेड दैट सर इसमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि टोटल जितनी मशीनरी है उसका बस मैक्सिमम 20% जो है वो ओल्ड मशीनरी है, या फिर आपकी इंपोर्टेड मशीनरी और ऐसी मशीनरी जिस पर किसी ने पहले कभी कोई डेप्रिसिएशन क्लेम जो है वो नहीं करी है। मिनिमम होल्डिंग पीरियड 8 ईयर्स है। अगर 8 सेल से पहले आपने उसको सेल किया तो सर पीजीबी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा एज पर सेक्शन 28। अगर आपने इसे किसी और बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया, हाँ जी, अगर आपने इसे किसी और बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया तो सर क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। अगर आपने इसे किसी और बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया तो बहुत सिंपल सी बात है कि अब सर आपको जो डिडक्शन मिली थी, फॉर एग्जांपल आपको 100 की डिडक्शन मिली थी, अब हमने देखा कि आपने सर 2 साल इसको रखा, 30 साल आपने ट्रांसफर कर दिया, तो 100 में से हम 2 साल के डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे और जो बच जाएगा वो हम इस ईयर में क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे, इनकम मान लेंगे, राइट। और फिर हर साल उस एसेट पे धीरे धीरे डेप्रिसिएशन क्लेम करते रहेंगे। लीजिए सर, ये 35AD की बातें। 35AD की एक और खास बात बच्चों, अगर आपने होटल बनाया और डिडक्शन ली, उसके बाद आपने होटल की जो मैनेजमेंट राइट्स है वो किसी और को दे दी, अपने पास सिर्फ अपने होटल की ओनरशिप रखी हुई है, तो भी आप डिडक्शन 35AD में क्लेम कर सकते हो। 35AD किस किस को नहीं मिलेगी सर, अगर आप चैप्टर 6 A के 80IA टू 80 RRB के अंदर एग्जामेशन डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, और या फिर आप सेक्शन 10A की एग्जामेशन क्लेम कर रहे हैं, तो आपको 35AD जो है वो हम अलाउ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लीजिए सर, ये था बच्चों हमारे पास 35 कौन सा 35AD। अब बात करते हैं सर हम लोग किसकी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, सेक्शन 44AA रेड विद रूल नंबर 6F। 44A बोलता है कि सर आपको देखना पड़ेगा आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हो कि अदर प्रोफेशन में हो। स्पेसिफाइड प्रोफेशन में तो आपको देखना पड़ेगा कंडीशन सेटिस्फाइड है, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड है। कंडीशन सेटिस्फाइड है तो यू हैव टू मेंटेन प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉट सेटिस्फाइड तो यू हैव टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट। नाउ द कंडीशन इज कि सर आपके पिछले 3 सालों में तीनों के तीनों में आपका जो टर्नओवर है, आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 1,50,000 से ऊपर जानी चाहिए। किससे ऊपर जानी चाहिए, 1,50,000 से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सर मान लेंगे कि आपके जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं है, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो सर आपको मेंटेन करनी है सच बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। और अगर नया बिजनेस है तो सर नए बिजनेस के केस में आपका अगर फर्स्ट ईयर में ही इट इज़ लाइकली टू एक्सीड 1,50,000 तो आपको सर मेंटेन करनी पड़ेंगी प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ जी, क्या मेंटेन करनी पड़ेंगी, प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो हर साल में अगर 1.5 लाख से ऊपर है तो बात है, अगर सर किसी भी एक साल में आपकी 1.5 लाख से नीचे रही तो आपको सर सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। ओके, अब जरा एक बात सुन लीजिएगा, सच प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती क्या है, कैश बुक, जर्नल, लेजर, कार्बन कॉपीज ऑफ बिल्स, दैट इज बिल्स विच आर इशूड एंड जिनके अगेंस्ट हमने क्या इशू की है, जिनके अगेंस्ट हमें क्या इशू हुई है, रिसिप्ट्स इशू हुई है, ठीक है। देन ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल बिल्स इशू टू द पर्सन, जो बिल्स हमने रिसीव करें यानी जो हमने सामान खरीदा उनके ओरिजिनल बिल्स चाहिए, जो हमने सामान बेचा उनको हमें से कार्बन कॉपी चाहिए, ठीक है। और ये जो हमने सामान बेचा है, हमने जिसके लिए बिल्स दिए होंगे लोगों को, उस केस में सर हमें कुछ नहीं चाहिए अगर सर आपका जो अमाउंट था वो 25 रुपये तक का था। और जो हमने सामान खरीदा है जिनके लिए हमें बिल्स मिले हैं, ओरिजिनल बिल्स हमें संभाल के रखना है, लेकिन अगर 50 रुपये तक का अमाउंट था तो हमें कुछ भी ओरिजिनल बिल की जरूरत भी नहीं है। अगर मेडिकल प्रोफेशन में तो सर 2-3 खास बातें और आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी, जैसे कि डेली केस रजिस्टर, और साथ ही साथ आपको मेंटेन करनी पड़ेगी इन्वेंट्री। बोलिए क्या मेंटेन करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री, राइट। तो ये बातें गाइज आप लोगों ने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके आगे आपको एग्जाम में काम आ सकती हैं। पीएम के अंदर एक क्वेश्चन भी है, ज़रूर देख लीजिएगा इसके ऊपर जो क्वेश्चन है। ओके, इसमें कुछ बातें सर 44AD वाली हैं, 44AE वाली हैं, वो हम लोग बाद में कवर करेंगे। अब बच्चों से मैं बात कर लेता हूँ सेक्शन 44AB के बारे में। 44AB बोलता है सर ऑडिट करवाना है अकाउंट्स का। सर अगर बिजनेसमैन है और आपकी इसी साल की रिसिप्ट जो है 1 करोड़ से ऊपर है, अगर प्रोफेशनल है आपकी इस साल की रिसिप्ट जो 25 करोड़ से ऊपर है, तो आपको साल क्या कराना पड़ेगा, सॉरी 25 की जगह 50 हो गया, अमेंडमेंट आ चुकी है, 25 लाख से ऊपर है तो आपको कराना पड़ेगा अमेंडमेंट, आपको कराना पड़ेगा अपना ऑडिट। और भी सर इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जैसे 44AE है, 44AB है, तो ये सारी बातें जो है इसमें बाद में बातचीत कर सकते हैं कि 44AE 44AB क्या है। अच्छा, जल्दी से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में और कुछ बता दूं कि सर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल केस तो हमने कर दिया, अदर्स के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं सर। अदर्स में कंडीशन सेटिस्फाइड है तो यू हैव टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड देन यू हैव टू मेंटेन नो बुक्स ऑफ अकाउंट। अब अदर्स के लिए जो कंडीशन आती है वो आती है सर ग्रॉस रिसिप्ट जो है इट एक्सीड्स 10 लाख, और आपका जो इनकम है फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन इट एक्सीड्स 1,20,000 इन एनी ऑफ द 3 ईयर्स। तो यहाँ पे देखा तीनों के तीनों का 1.5 लाख से ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे सर इन दोनों में से कोई भी पिछले 3 साल में से एक में सेटिस्फाई हो गई तो सर आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी सच बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट। लीजिए, ये था आपका 44A कंप्लीट हो गया था। 44AB में आपको बताई दिया मोटा मोटा कि सर ऑडिट कराना है, बिजनेसमैन है तो 1 करोड़ से ऊपर, और सर अगर प्रोफेशनल है तो आपका 50 लाख से ऊपर, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट जो है 44AD में पढ़ेंगे, 44 जो आगे हमारे को सेक्शन आएंगे उसके साथ हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, लीजिए
सर अगर किसी और लॉ में ऑडिट करवाना था, आपने उस लॉ में ऑडिट करा लिया, तो आपको इनकम टैक्स में दोबारा से ऑडिट करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 44AB की अगर मैं बात करूँ सर, अगर आपने 44AB नहीं माना तो आपको पेनल्टी लग सकती है। सेक्शन 271B की आईपीसी के लिए बिल्कुल भी रिलेवेंट वो नहीं है। आई सर 44AD। अब गाइज मैं आपको 44AD और ADA बिल्कुल नहीं कराऊंगा, AE भी बिल्कुल नहीं कराऊंगा। ये तीनों के मैंने दोनों की मैंने कंप्लीट वीडियो बना के डाल रखी है। AE में कुछ भी नहीं है। अगर आपने AD पढ़ा हुआ है तो आपको AE में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इनकी वीडियोस हैं वो आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा। AE जो है गाइज, इसमें बस याद रखिएगा कि सर AE किन के लिए है? सर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट के लिए है, जिनके पास सर क्या है, हैवी, जिनके पास बस ये समझ लीजिए कि गुड्स कैरेज व्हीकल है। गुड्स कैरेज व्हीकल से टोटल 10 होने चाहिए, और अगर 10 से ज़्यादा चले गए तो आप 44A में नहीं आएंगे, यानी आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं आएंगे, और आपकी जो इनकम है वो रेगुलर मेथड से निकाली जाएगी। लेकिन अगर आप 2 10 रहते हैं पूरे साल, तो सर आपकी जो इनकम होगी दैट विल बी 7500 रुपीज़ पर मंथ पर गुड व्हीकल, पर मंथ पर गुड व्हीकल, गुड्स कैरेज, राइट, याद रखिएगा। बाकी सारे पॉइंट 44AD वाले इसमें एप्लीकेबल है। एक बार जरूर 44AD की वीडियो देख लीजिएगा, 44ADA को भी देख लीजिएगा, आपको तीनों के तीनों बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। बस गाइस, इससे ज़्यादा और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। 43CA है, वो अगर मुझे टाइम लगा तो मैं कैप गेम की और अदर सोर्स की जब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको उसके साथ 43CA समझा दूंगा। कुछ मिसलेनियस सेक्शन सर PGBP के हैं जो मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक बार उनको देख लीजिएगा। जैसे कि सेक्शन नंबर 68, सेक्शन नंबर 69, सेक्शन नंबर 69A, सेक्शन नंबर 69C, 35AC, ये सुपर मिसलेनियस टॉपिक है। 35CCA, 35D, 35DDA। DDA को आप एक बार देख सकते हैं सर, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अगर सर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को वॉलंटरी रिटायरमेंट दी है तो उसके लिए बहुत मोटा पैसा दिया है, तो सर एम्प्लॉय को जो उसकी राइट ऑफ करनी है वो 5 साल में करनी है, राइट। ये इंपॉर्टेंट था। 35 DDA एक बार बीच में देख लीजिएगा। 35E, 33AB, टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट, इसकी आगे मैंने फुल फ्लेज वीडियो बना के डाल रखी है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। सेक्शन 33AB बाय नीरज अरोड़ा, टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट। ओके, अगर आपके पास मेरी बुक है तो उसके पास QR कोड भी होगा, उसे भी देख सकते हैं। अब बात आती है सर साइट रिस्टोरेशन फंड, ABA बिल्कुल छोड़ दीजिए। CCC और CCD, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट और स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बस याद रखिए कि सर CCC और CCD, इनमें अगर आप खर्चा करते हो 150% की आपको क्या मिलती है, डिडक्शन। इससे ज़्यादा सर PGP आपको मैं अभी रिवाइज नहीं करा सकता। ये था सारा का सारा PGP जो मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसके बाद प्रैक्टिस में क्वेश्चन कर जाते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कुछ मैंने PGP के इंपॉर्टेंट नोट्स बना रखे हैं, आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं। PGP इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाय नीरज अरोड़ा, आपको एक PDF मिलेगा, उस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसी PDF के अंदर आपको सारी चीज़ें जो हैं पता चल जाएगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है जो प्रैक्टिस मैंने उसमें कवर किए हैं। राइट गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। डू गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और कोई अगर आपके पास सुझाव या सवाल हो तो भी मुझसे जरूर पूछें। चलिए गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। Hey guys, now you can study CA IPCC taxation at your home. All the lectures will be delivered to you in a pen drive. You will also receive hard copy of notes for CA IPCC taxation. So avail this opportunity, learn at your home, at your own pace, with your own mentor. Check the links given in the description below and the comment box below. Or just write to us at neerajaroraclasses@gmail.com. और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो चीतना बंद।